आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम आपको इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बता रहे हैं। आपका जो 12 नवंबर को NAS का टेस्ट होने जा रहा है और अभी आपके सर आपको स्कूल में टेस्ट समझा भी रहे हैं, तो इनसे उस 12 नवंबर के टेस्ट में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने यह जो टेस्ट अच्छे से याद कर लिए, समझ लिए, तो आपके उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यह राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो सुनना आपको ज़रूरी है, हम आपको और एक्स्ट्रा बातें बताएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आपको ये लगता है कि इसी टेस्ट में से पूरे आ जाएंगे, तो पूरे प्रश्न नहीं आएंगे। उनसे संबंधित मिलते जुलते प्रश्न भी आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और समझें। NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 है, तो इसे आप ध्यान से सुनें और देखें। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया था? तो बात उन दिनों की है, 1920 की है। तो अपने देश में विदेशी कपड़े बहुत ज़्यादा आने लगे थे, तो अपने जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, तो वह बंद होने लगे थे। इसके अलावा हम लोग अंग्रेज़ों की सत्ता से सभी पीड़ित थे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था और उन्होंने आह्वान किया था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनो। तो ये मुख्य रूप से जो बहिष्कार था वो विदेशी कपड़ों का था। अब देखते हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए ... द्वारा चुना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। राज्य में विधायक के चुनाव होते हैं, आप जानते भी हैं। तो जो विधायक के चुनाव होते हैं तो विधायक चुनते हैं, ठीक है। और विधायक जब किसी पार्टी के अधिकतम होते हैं तो वो अपने में से ही किसी को मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही है, सत्तारूढ़ दल के विधायक, तो यह जो है मुख्यमंत्री को चुनते हैं अपने बीच से ही। और जो सांसद के चुनाव होते हैं उनसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अब है आपका अगला प्रश्न, कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती हैं, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल दी गई फसलों में से एक हो सकती है? तो देखो, यहाँ पर आपसे कहा गया है कुछ फसलें ऐसे होती हैं जो ढलान वाली भूमि पर ही बेहतर तरीके से उगती हैं, क्योंकि वो फसलें अपने यहाँ जो समतल एरिया है वहाँ नहीं उग सकती हैं। तो ढलान वाली जो जगहें होती हैं वहाँ पर चाय की खेती की जाती है, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत है, जैसे कि आपका असम है, प्रमुखता दिखते हैं। तो असम में चाय की खेती होती है। आपने प्रचार में टीवी में असम के बागान नाम सुना ही होगा। और जो पूर्वोत्तर की 7 राज्य हैं उन्हें 7 बहनें कहा जाता है। तो आप समझ गए, यहाँ पर इसका उत्तर सही है क्या? चाय। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग होता था। इसे अब BIS के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की किसको सुनिश्चित करना है? तो देखो, आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ दुकान पर गए होंगे, उन्होंने कोई वस्तु बताई कि ये तो महंगी है, तो वो कहता है दुकानदार
इस पर ISI मार्का है, इस पे ISI का चिन्ह बना हुआ है। कभी आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। तो जो ISI मार्क होता है, मतलब किसी भी वस्तु पर ISI लिखा रहता है, तो वो है उच्च गुणवत्ता वाली होती है, वह जल्दी ख़राब नहीं होती है। जैसे कि बात कर लेते हैं, सीमेंट हैं, आपकी किचन के उपकरण हैं, टीवी हो सकती है आपकी, तो ये सभी क्या ISI मार्क अगर उसमें बना हुआ है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो हमको हमेशा ISI मार्क वाली वस्तुएं ही लेनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, आप समझ गए हैं, गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब है मेघा अपने परियोजना कार्य को, परियोजना माने प्रोजेक्ट, मेघा अपने प्रोजेक्ट कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है। भाषाएं, धर्म, संगीत और नृत्य, ये सभी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, ये सभी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या सही है, इसका बा सही है, आपका बी सही है। अब है गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को खत्म हो गया। उस आंदोलन का नाम क्या था। तो देखो प्रिय छात्रों, यह बात है 1930 की। कब की है, 1930 की। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, यहाँ कन्फ्यूज़न मत होना। तो जो एक आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और उसी साल, मतलब 12 मार्च के बाद क्या आएगी, अप्रैल आएगी, तो 5 अप्रैल 1930 को वो आंदोलन समाप्त हो गया। तो वो आंदोलन था दांडी मार्च। आपने अच्छे से इसको सुना ही होगा। तो उस समय क्या था, अंग्रेज़ों ने नमक पर अधिक कर लगा दिया था। ठीक है, तो अब आपने दो शब्द सुने होंगे, दो नाम सुने होंगे, साबरमती आश्रम और दांडी। तो क्या था, साबरमती से इन्होंने 12 मार्च से पैदल चलना शुरू किया था। ठीक है, तो 12 मार्च से यह साबरमती से गए, गुजरात में है साबरमती, साबरमती से वो गए और दांडी वो पहुंच गए थे 5 अप्रैल को। ठीक है, तो इसे दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी एक गांव का नाम है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, और दांडी मार्च इसलिए कहा गया क्योंकि वो वहाँ के लिए गए। जैसे यहाँ आप कहीं पर खड़े हैं, जैसे क्या अभी भी माना कि भिंड में हैं, तो भिंड यात्रा उसे थोड़ी बोलेंगे, भिंड से आप कहीं जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, तो भोपाल यात्रा बोलोगे। तो वो यात्रा जो है साबरमती से दांडी के लिए हुई थी। अब है गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। ये तो अपना हो गया है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है। तो देखो, बाजार में ऐसे कोई मोबाइल है, ऐसे एप्पल का मोबाइल है, वो महंगा है। ठीक है, अब आपके पास और कई मोबाइल हैं जो सस्ते हैं, तो आप क्या करोगे, सस्ते मोबाइल ले लोगे। तो ये सब होता है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से। ठीक है, तो इसका जो उत्तर सही कौन सा जाता है, आपके पास विकल्प होंगे तो वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है। मतलब किसी देश में अगर उदारीकरण की व्यवस्था है तो आप कंपनियां खोल सकते हैं। कोई विदेशी जो देश है, विदेश के जो लोग हैं, उस देश में कंपनियां खोल सकते हैं और सस्ती सस्ती चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये सब अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से संभव हुआ है। अब है नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए हैं। नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो जो नक्शा आपके सामने है, आपकी किताब में भी ऐसा नक्शा होगा। इसमें लिखा हुआ है गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी जो है उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, जैसे कानपुर शहर से निकलती है। ठीक है, तो नदी में पानी बहता है तो पानी के साथ मिट्टी भी बहती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका है जलोढ़ मिट्टी, माने जल के साथ बहने वाली मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसलिए इसका उत्तर जो कौन सा सही है, तो इसका जो उत्तर आपका सही हो जाता है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। अब है आपका अगला प्रश्न,
भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी, हिमानी माने बर्फ, ठीक है, हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। क्यों है? क्योंकि पानी वहाँ बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ठीक है, तो वो हिमानी जो बर्फ है, बर्फ को पिघलाकर ही पीते हैं। इन क्षेत्र के लोग जल संचयन के लिए हिमनदी की धारा का मार्ग बदलकर, अब पहाड़ों से बर्फ पिघल करके आती है, पानी बन के आती है, ठीक है, तो पानी को छोटी छोटी टंकियों में भर लेते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं, क्योंकि शाम के समय जो है अधिक गर्मी हो जाती है तो वो बर्फ पिघलने लगती है। जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाती है, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है इस तकनीक का? तो आप ध्यान दें, उत्तर भारत में हिमालय के आसपास आप देखते हैं, आपका देखो वहाँ पर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है, तो लद्दाख क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है। लेह लद्दाख जो है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो लद्दाख क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पर शाम के समय बर्फ़ का जो पानी पिघल जाता है उसको टंकियों में भर लेते हैं और पीने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लद्दाख की एक बात और महत्वपूर्ण है, वहाँ अपने देश के सैनिक बहुत बहादुरी से डटे हुए हैं, तो उनको हम सभी नमन करते हैं। अब गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसको महात्मा गांधी का खिताब दिया गया है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, इनको महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। इनके अलावा भी एक महापुरुष उगे हैं अपने भारत देश में, उनका नाम है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले को भी महात्मा के नाम से पुकारते हैं हम। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, जो पहली शिक्षिका मानी जाती हैं, जो पहली शिक्षिका मानी जाती हैं, पहली महिला अध्यापिका मानी जाती हैं, ठीक है। तो ज्योतिराव फुले को भी हम महात्मा के नाम से पुकारते हैं। अब आपके सामने एक पोस्टर है, इसमें लिखा है बिन बुलाया मेहमान भारतीय से वापस जाओ और साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन का नाम कौन नहीं जानता? साइमन कमीशन का नाम हम सभी जानते हैं, हम सभी साइमन कमीशन का नाम जानते हैं। तो साइमन कमीशन ब्रिटेन से आया था और उसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे, ठीक है। तो वो अपने भारत आए थे, संविधान के बारे में आए थे, तो उसमें सभी विदेशी लोग शामिल थे, तो उनका बहिष्कार किया गया, उनसे कहा गया कि आप भारत जाओ, साइमन भारत जाओ। तो साइमन नाम क्यों पड़ा? उसमें एक सांसद था, तो साइमन नाम का एक उसमें सांसद भी था, तो उसके नाम पर ये साइमन कमीशन पड़ा था। तो उसको 1927 में वो बना था और 1928 में अपने भारत में आया। तो 1928 में अपने देश के लोगों ने जगह जगह इसका विरोध किया और कहा साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो ये बात कब की हो सकती है? 1928 की हो सकती है। और आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय ने इसी कमीशन का विरोध किया था लाहौर में, तो उनको लाठी लगने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन गीली होती है। सांप, बिच्छू, जोंक आदि कई जीव जंतुओं का घर भी होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से राज्य में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं? तो देखो, सिंपल सी यहाँ पर बात है, हमने आपको अभी बताया था कि पूर्वोत्तर भारत माने पूर्व के जो प्रदेश हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बहुत पानी बरसता, आपका अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत पानी बरसता रहता है, तो वहाँ पर जीव जंतु जो है निकलते रहते हैं, तो वो बांस के लट्ठों से वो अपना घर बनाते हैं। तो ये बात है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, और 7 जो बहने प्रदेश हैं उसमें अरुणाचल भी अपना आता है। अब कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है, मतलब भेदभाव ना हो? तो आपका जो ए उत्तर सही है इसमें, ए, महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। तो इसका ए आपका सही है। अब दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित में से
किस कारण से उन्हें दुख हुआ, किस कारण से उन्हें कष्ट हुआ? तो देखो, महात्मा गांधी जी एक केस के सिलसिले में, मतलब ये वकील बन गए थे, केस के सिलसिले में यह दक्षिण अफ्रीका गए 1893 के लगभग, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। भारतीय जो लोग थे वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, उनकी अपमानजनक स्थिति को इन्होंने देखा और बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आपका सी सही है, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। एक बार महात्मा गांधी जी के साथ क्या हुआ, एक ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या काले और गोरे लोगों में भेद होता है। तो गांधी जी गोरे तो नहीं थे, गोरे लोग अलग होते हैं, तो इनको ट्रेन से उतार दिया गया था, इनके पास टिकट भी था, ठीक है। तो वहाँ पर भारतीय लोगों की जो अपमानजनक स्थिति थी उसका इन्होंने विरोध किया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर जो भी अच्छे काम किए थे, तो वहाँ के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। इनकी पांचवी पीढ़ी, इनके पुत्र ऐसे, तो पांचवी पीढ़ी आज भी दक्षिण अफ्रीका में रहती है। अब लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषताएं एक समान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह 10% भूमि क्षेत्र हो सकता है? तो इसका उत्तर सही है ए, समुद्री तट और नदी तट। अब नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्न का उत्तर दें। तो समझो, बिजली करघा का आविष्कार, बिजली का आविष्कार हो गया, करघा का आविष्कार हो गया, कारखाना भी बन गया है, उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है। अब उत्पादन में वृद्धि हो गई है तो कच्चा माल की आवश्यकता होगी और खरीदने वालों की भी आवश्यकता होगी, तो उस चीज़ का कोई मतलब है। तो यहाँ पर जो आपका ए है, जो आपका उत्तर कच्चे माल और बाजार की खोज, तो ये आपका उत्तर सही है। कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हो गई है, और बेचना है तो बाजार की भी आवश्यकता होगी, बाजार नहीं होगा तो बेचोगे कहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ जो आपके सामने प्रश्न है, नीचे दिखाया गया जो जानवर है, ठीक है, ये चिरू नाम का जानवर है, ये अब विलुप्त हो गया है, मतलब विलुप्त प्राय मान सकते हैं, विलुप्त नहीं हुआ है, कम बचे हैं, मतलब ये कम बचे हैं, तो इनको संरक्षण किया जा रहा है। अब भारत में कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये चिरू नाम का जो जानवर है, अभी भारत में आप इसको देखना चाहते हैं तो लद्दाख जाना पड़ेगा, ये ठंडे प्रदेशों में रहता है, ठीक है। तो लद्दाख में जाओगे, आप कश्मीर में जाओगे तो चिरू नाम का जानवर आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा। अब है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी? मतलब उद्योग चलते हैं, आज भी देख लो, जितने भी उद्योग धंधे हैं सब में अब सबसे अधिक कोयले की आवश्यकता होती है। तो इसका जो उत्तर सही क्या है? कोयला, मतलब इसका बी उत्तर सही है, कोयला। अब कोई भी प्राकृतिक संसाधन जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सकती है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, पानी। अब बारडोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बारडोली क्या है? एक गांव का नाम है बारडोली। तो बात ऐसी है, अंग्रेज़ों के ज़माने में बारडोली का जो क्षेत्र था वहाँ पर किसानों पर 30% कर्ज 30% टैक्स बढ़ा दिया था। तो वहाँ पर किसान दुखी हो गए, ठीक है, किसान दुखी हो गए। तो उस समय एक नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैसे वल्लभ भाई पटेल थे, समझना बात। तो वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन किया और वहाँ का जो अधिकारी था उन्होंने टैक्स को घटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, टैक्स ये गलत बढ़ा है, तो टैक्स को उन्होंने घटा दिया। यह सब हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण, ये सब हुआ था, ठीक है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा आपका पहला क्या है आपका, देखो, इसे प्रांतीय सरकार द्वारा
की गई भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है। फिर क्या है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आप टैक्स मत दो, हम आपका कम करवा कर रहेंगे। तो ये आंदोलन सफल हो गया था और वहाँ की जो महिलाएं थीं इनको उस समय से सरदार कहने लगी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये आप सभी जानते हैं, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी हैं, भारत के पहले गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आपका सी सही है। अब ये देखो, ये क्या है, ये आपके सामने एक अखबार की कटिंग है। इसमें क्या दिखा गया, आखिरकार हम स्वतंत्र हो गए। मतलब इसका मतलब यह है, ये नेल्सन मंडेला जी हैं। तो वहाँ पर क्या है, काले लोगों पर बहुत अत्याचार होता था दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ पर इनके पास सत्ता भी नहीं थी, इनको सरकार बनाने का अधिकार भी नहीं था। तो इनके प्रयास से ही इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जीते। तो इन्होंने कहा आखिरकार हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो इसमें इसका जो उत्तर बनता है आपका, देखो ये वाला सही है। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता, चुनाव ये जीत गए। फिर इन्होंने अपने हिसाब से जो संविधान में संशोधन होते हैं वो किए होंगे और सही सही कानून इन्होंने बनाए होंगे। तब इन्होंने कहा था कि आखिरकार हम स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है। अब है ज्वार बाजरा और दालें कैसे क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो ये राजस्थान क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अब है 1900 और 1940 के समय की ये बात है, ठीक है। क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो क्रांतिकारी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, तो उन्होंने भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का आयोजन किया, बिल्कुल किया, सही है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाओं के परिचय आदि प्रकाशित किए। उन्होंने दमनात्मक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की, नहीं की। और प्रश्न में पूछा है सत्य नहीं है, तो मतलब इसका जो उत्तर है सी सही हो जाएगा। इसका उत्तर जो है, इसका जो उत्तर है आपका सही हो जाएगा सी। उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की। तो यहाँ समझो बात, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों पर अत्याचार हो रहा था, सामान्य लोगों को भी ये लोग मार रहे थे। तो जो क्रांतिकारी थे तो वो सामूहिक सभाएं, माने ये बोलते हैं पार्टी की सभा होती है, तो वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की, ये सही नहीं है। तो इसलिए आप इसका जो उत्तर लगाएंगे, कौन सा उत्तर लगाएंगे? इसका आप सी वाला सही उत्तर सही लगाएंगे। अब है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में एक है। मतलब कोई कमज़ोर देश पर कोई खराब देश, ताकतवर देश आक्रमण करता है, हमला करता है, तो विश्व में एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका में है, ठीक है। तो ये उसमें बीच बचाव करती है, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े देशों में से होने के बावजूद निम्नलिखित में कौन सा UNC का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखो, तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है, ठीक है। भारत भी एक शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत को अभी तक स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है और अस्थायी सदस्य भारत कई बार रह चुका है, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य भारत है, दो साल के लिए अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं। तो हमारे भारत को भी स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। अब है नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो देखो भाई साहब, जो जापान देश है, जापान के लोग बहुत सुखी रहते हैं, तो ये अच्छे से जीते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर सही है आपका, जापान सही है। अब व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी?
तो जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए मांग नहीं की थी। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प समय अवधि को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, मतलब सी सही है, ध्यान रखें आप अच्छे से। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? तो कानपुर में चमड़े का कारखाना है, ठीक है, इसलिए गंगा नदी प्रदूषित होती रहती है। तो इसका उत्तर सही है, चमड़े का कारखाना। अब 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व दो हिस्सों में बंट गया था। सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी? सोवियत संघ की साम्यवाद विचारधारा थी, ध्यान रखें। सोवियत संघ की कौन सी विचारधारा थी? साम्यवाद विचारधारा थी। ये चित्र आपके सामने है। यह चित्र जो है 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया। सोचो आज से कितनी साल हुई, 400 साल पुरानी एक किताब का एक चित्र है। तो ये चित्र जो बता रहा है यह एक खदान को बता रहा है। और खदान से क्या करते हैं? खान हो सकती है, खान सुनते हो, जैसे कोयले की खान, ठीक है। तो ये खनन को बता रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? खनन। क्या उत्तर सही है आपका? खनन। अब अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और 5 स्थायी सदस्य हैं। अपना भारत इसका अस्थायी सदस्य है, जल्दी ही स्थायी बन जाए ऐसी हम सभी कामना करते हैं। अब है नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रण से ली गई है। इसमें दिखाई गई ऊंट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं में से किस एक के व्यापार के लिए किया जा रहा है? देखो, एक जो कच्छ है ये गुजरात में है। ये जो कच्छ है ये गुजरात का क्षेत्र है, समुद्र के किनारे का है। और जो आपको ढेर दिख रहे हैं सब जो ढेर हैं नमक के हैं। तो इनमें नमक भर भर के ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आया तो आपको उत्तर अच्छे से लगाना है। अब भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? तो न्यायपालिका का। और आप सभी जानते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है और राज्य में होते हैं उच्च न्यायालय, और अपने देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होती है, वो सब कुछ गलत सही का निपटारा करती है। अब है आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखो, उस समय जो नाजी लोग थे, जर्मनी के जो नाजी लोग थे वो बहुत क्रूर थे और वो चाहते थे कि हम पूरे विश्व पर कब्जा कर लें। तो नाजी लोगों को मारने के लिए, नाजी सैनिकों को भगाने के लिए आइंस्टीन ने परमाणु बम बनाने की सोची थी, ठीक है। तो नाजी सत्ता को बाहर करना। अब है जब आप ऊंचे अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो देखो, जब आप अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने सुना ही होगा। जब आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांश की ओर जाते हैं तो जलवायु गर्म हो जाती है। अब देखो, आपके सामने एक बहुत अच्छा चित्र है। तो एक जो चित्र है इसमें शेर क्या कर रहा है? जर्मनी का, अभी बात कर रहे थे जर्मनी के नाजी लोग थे, तो जर्मनी के लोगों का जो, जर्मनी देश का जो झंडा था और जापान का जो झंडा था वो अपने पैरों के नीचे दबाए है शेर। और इसके पीछे जो झंडे हैं वो अमेरिका के हैं और चीन के हैं, रूस के हैं, ठीक है, और ब्रिटेन के हैं। तो ये बता रहा है कि तुम गलत करोगे। और ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब क्या है? कुछ देश
एक तरफ हो गए, कुछ देश एक तरफ हो गए, तो इसलिए बोला गया द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का चित्र बताता है कि कौन देश किसकी तरफ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बा, दूसरे विश्व युद्ध का यह चित्र है। अब नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो इसका जो उत्तर सही है यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है बच्चों के विकास के लिए और बच्चों पर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करता है। तो बच्चों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसे नाम दिया गया यूनिसेफ का। तो इसका सी सही है। यह चित्र जो है बहुत कुछ कहता है। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? तो देखो यहाँ पर एक महिला जो है वर्तमान में आप देखते हैं कंप्यूटर भी चलाना जानती है, घर के काम भी करना जानती है और हथियार लेकर सीमा पर रक्षा करना भी जानती है। और देखा जाए तो पुराने समय में वह महिला घर के काम करती थी। ठीक है, तो ये क्या बताता है? जो प्राचीन संस्कृति थी और जो आधुनिक संस्कृति है, ठीक है, तो दोनों का एक समन्वय है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर जो आपका सही बन जाता है वो है बी, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। माने पुरानी जो परंपराएं हैं उनका भी निर्वहन कर रही है और आधुनिकता का भी निर्वहन करती हैं महिलाएं। तो इसका जो बा उत्तर सही है। ये चित्र आपके सामने है। ठीक है, एक कश्मीर की घाटियों का चित्र है। जो आपको वृक्ष दिख रहे हैं, ये जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं ये चीड़ के वृक्ष हैं। चीड़ एक पौधा होता है, वो बर्फ की जगह पर ही उगता है। ठीक है, अपने यहाँ चीड़ का पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वृक्ष हैं, ये चीड़ के हैं। कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। तो इसका उत्तर ए सही है। इसका उत्तर सही है बी, चीड़। अब है काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिर तक इन घटनाओं को सही क्रम में इसको आपको करना है। तो देखो आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन आया था 1928 में, बना था 27 में। और जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो 1930 में की गई थी और दांडी यात्रा जो है 1930 की हुई थी। लेकिन कुछ महीने की बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग है वो पहले हुई थी। ठीक है, कुछ महीनों का अंतर है। तो इसका जो उत्तर आपका बन जाता है, इस 40 का जो उत्तर बन जाता है वो आपका सही है बी। पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है, ये लाहौर में की जाती है, उसके बाद दांडी यात्रा शुरू होती है। तो ये आपको क्रम से यहाँ पर इसका उत्तर लगाना था। ए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने जो होती है मकर रेखा, आपने कर्क रेखा देखी होगी। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, गुजरात है आपका, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो ये कर्क रेखा गुजरती है आपकी। लेकिन यहाँ बात हो रही है मकर रेखा की। ठीक है, तो मकर रेखा जो है दक्षिण में होती है, उत्तर में होती है कर्क रेखा और दक्षिण में होती है मकर रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण की जो रेखा होती है वो मकर रेखा होती है। तो ये अब आपको पता होगा कि दक्षिण में कौन सा देश है, अभी उत्तर बता देते आप। दो दक्षिण में बच्चों जो है ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से निकलती है कौन सी? मकर रेखा। अब है आपके सामने आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग बन गए? तो व्यापारी सही है। फिर औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा? तो एक कुटीर उद्योग का पतन हो गया। अब नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। तो देखो जो पेट्रोलियम है
आप सभी जानते हैं पेट्रोल के दाम कितने हो गए हैं, ठीक है। तो ये खत्म भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। अभी कितना समय चल रहा है? अभी 2021 चल रही है, माने 80 साल बाद, माने 2021 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। अब नीचे दिया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। तो अब आप जानते हो, मनुष्यों के बीच जो भेदभाव नहीं होता है उसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उन्होंने मानव अधिकारों की घोषणा की है कि मानव को ये अधिकार मिलना चाहिए। अब कोई देश में ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं, आप शिकायत पहुंच जाए वहाँ पर तो वो ये लागू कराने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है, प्रयास भी करते हैं मानव अधिकार के लिए। तो इसका उत्तर जो सही है आपका, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। तो इसका ए उत्तर सही है, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। अब नीचे दिखाया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक मुद्रा नोट है, केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति के छवि का प्रतिनिधित्व है। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान से समझो। अमेरिका में ये $5 का नोट है, 5, क्योंकि वहाँ डॉलर चलती हैं, पैसे चलते नहीं हैं। तो अमेरिकी मूल प्रजाति का एक सदस्य है, अमेरिका मूल की प्रजाति का एक सदस्य है, ठीक है। तो उसका एक चित्र है। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन का तो नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो भी हो, लेकिन ये अमेरिका मूल की प्रजाति का एक सदस्य का एक चित्र है। अब विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश है, माना सोना जो है, गोल्ड जो है, सबसे अधिक किस देश में पैदा होता है, उसका अयस्क कहाँ मिलता है? तो चीन में मिलता है। अब देखो यहाँ पर जो है ये चित्र जो है आपके सामने, भारत का टाटा स्टील, टाटा अपने भारत के हैं और टाटा स्टील उनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इनके ग्राहक देखो इतने सारे देशों में हैं, इनके जो ग्राहक हैं इतने सारे देशों में, इनकी फैक्ट्रियां भी इन्हीं देशों में लगी हुई हैं, इनकी फैक्ट्रियां भी इन्हीं देशों में लगी हुई हैं। तो इसका उत्तर सही क्या है? एशिया में इनकी फैक्ट्री लगी हुई, आप अपने एशिया के हैं। अफ्रीका में भी लगी हुई हैं, दक्षिण अफ्रीका आपको दिख रहा है, ठीक है। यूरोप माने ब्रिटेन, यूरोप में आता है, तो ब्रिटेन में इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका भी देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर टाटा स्टील के ग्राहक हैं। देखो ये सिंधु नदी का चित्र है, ये अभी पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी का चित्र है। तो ये चित्र अपने देश में देखा जाए तो कहाँ पर मिल सकता है? इसका जो कुछ हिस्सा है वो अपने देश में भी है, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? यह सिंधु नदी का एक चित्र है और अपने लद्दाख क्षेत्र से ये फोटो खींचा गया है। अब बात करते हैं भारत सरकार और संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर जो सही है ए। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। माने प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। बात तो सही है। देखो बांग्लादेश में बहुत कम जगह में लोग रहते हैं, बताओ साहब, समझ रहे ना बात आप? मतलब जो बांग्लादेश है आपका देश बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अब एक ग्राफ अपन को देखना है, तो इसमें क्या पूछा आपसे, इनमें से अधिकतर देश
कहाँ स्थित हैं, इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखो ये सभी दिख रहे हैं, देखो बांग्लादेश एशिया में है, ताइवान एशिया में है, ठीक है, और भारत एशिया में है, श्रीलंका एशिया में है। तो माने जो देश हैं सब अफ्रीका के हैं। और आप सभी जानते हैं विश्व में किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो एशिया की है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से भी। अब पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद कौन सा है? तो देखो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनसे कौन सा उत्पाद अपन को मिलता है? तो पेट्रोलियम से प्लास्टिक भी बनती, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे प्लास्टिक भी बनती है। फिर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र में बीमा आता है, सरकारी नौकरी आती है, ये सब बीमा जो है सरकारी नौकरी है, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया था? तो केसरी पत्रिका का उन्होंने जो है उन्होंने पत्रिका छापी थी उन्होंने, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका उन्होंने प्रचार किया था केसरी पत्रिका में, इसलिए उन्हें केसरी कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, पंजाब केसरी ऐसा उन्हें बोला जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी। आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, इस दल का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है। तो भारतीय कांग्रेस में वो उस समय अध्यक्ष बन गए थे, तो और उन्होंने अध्यक्ष बन गए थे, हमें पता नहीं है, गलती से भूल गया। तो भारत मतलब इतना समझो आप कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो उस पार्टी के वो सदस्य बन गए थे। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। तब उन्होंने क्या है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। यहाँ देखो नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का आप उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें है कि गोवा की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है, उनमें से एक तो गोवा के उत्तरी सीमा को दर्शाता है और दूसरा पूर्वी दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है। कोतीगांव वन्य जीवन अभयारण्य बताए गए किस राज्य की सीमा को छूता है? इस राज्य का नाम क्या है? तो ये आपका प्रश्न कौन सा है? ये 56वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक आपका उत्तर सही है इसका। अब है 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया था। तो बॉक्साइट का उत्पादन लगभग आधा हो गया था। बॉक्साइट पता है बॉक्साइट से क्या बनता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, Al2O3 बनता है। तो बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो लगभग आधा हो गया था। अब है चित्र में दिखाई गई घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी। यह निम्नलिखित ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक को चित्रित करता है। तो देखो आपने वास्को डी गामा का नाम तो सुना ही होगा, यह पुर्तगाली था। कहाँ आया था? केरल में आया था। किस तट पर आया था? कालीकट तट पर आया था, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा वाली ये बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो वास्को डी गामा ये उस समय किसी ने चित्र छापा होगा, जो चित्रकार होगा, ठीक है। ये कहाँ से आया था? ये पुर्तगाल से आया था। अब है किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है? तो जाना जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अभियान 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005। फिर है निर्धनों को अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ ना रहकर
निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है, ये कहलाता सामाजिक अपवर्जन। मतलब जो गरीब लोग हैं क्या अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो ये कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। और फिर है गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों की गई है। ठीक है, तो है अधिक शारीरिक श्रम होना। तो गांव के लोग जो हैं अधिक मेहनत करते हैं, तो इनको क्या है 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्रों को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सब होता है शारीरिक श्रम के कारण। अब मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है। तो कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, ये भी उद्देश्य है। बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। और बीच में पढ़ाई छोड़ ना दें, अच्छा भोजन मिलता रहे, उसकी लालसा में आते रहें, तो ये भी उद्देश्य है। इस तरह आपका उत्तर जो है यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाता है। जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझो बात, जब किसी खेत में काम करने वालों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब अब जब अधिक मजदूर होंगे तो खेत वाला जो है कम रुपए भी देगा, तब भी हम काम करने लगेंगे खेत में, तो इसे एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर सही है बा। अब निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो मतलब समूह में कुछ लोग मिल जाएं, एक कंपनी बना लें और एक समूह बना लें और तो बैंक से वो ऋण ले सकते हैं। तो कौन सी योजना है वो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, मतलब पहले नंबर पर चीन है। अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके, उनको अच्छी शिक्षा दो, प्रशिक्षण दो और चिकित्सा में सुधार करके। अब भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है। अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। यह है अनाज, गेहूं एवं चावल के भंडारण के लिए। अब है खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा। तो इसका सही उत्तर आपका कृषक को लाभ होगा, नहीं होगा। उपभोक्ताओं को लाभ होगा, नहीं होगा। खाद्य असुरक्षित लोग और निर्धन लोगों को लाभ होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है। अब है नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है। तो ये इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। टीवी पर इसका प्रचार भी आता है। ठीक है, ये क्या है, सर्वेक्षण करता है NSSO प्रत्येक 5 वर्ष में। अब जनसंख्या को शिक्षित प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना कहलाता है मानव पूंजी निर्माण। अब है सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती है। तो इस पर हमेशा देखो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आंदोलन होते रहते हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो सरकार इसे घोषित करती है कि इतने से कम कोई खरीद नहीं सकता। ये अच्छी चीज़ है। अगर सरकार चाहे वो किसी भी फसल का दाम निर्धारित कर दे कि ये 20,000 का बोरा ही खरीदेंगे तो 20,000 का वो बोरा बेचेगी। तो मतलब वो
एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उससे कम कीमत में कोई भी व्यापारी आपकी फसल नहीं खरीद सकता है। इस तरह आपने देखे आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।